मिले हुए हैं। ऐसे बेसिक्स राइट्स हमारे पास 6 है। कितने हैं? 6 है। और फंडामेंटल राइट्स 11 है। कितने? 11 है। तो लिख लीजिए कहीं पे बेसिक राइट 6 है और फंडामेंटल राइट्स 11 है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेसिक राइट्स 6 और फंडामेंटल 11 है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि कंफ्यूजन होता है ना, बेसिक पूछे तो 6, फंडामेंटल पूछे तो 11, यानी कि इसका मूल अधिकार। इसका मतलब क्या था? मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिए राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ठीक है। तीसरा राइट टू वोट, राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी, कितना हो गया? राइट टू एजुकेशन, देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन लिखना, टेक्नोलॉजी नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम हो गया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, कितना हो गया? 7 हो गया ना। राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज रिलीजन, धर्म चुनने का भी अधिकार होता है। राइट टू चूज रिलीजन, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कितना हुआ? 10 हो गया। एक और होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम लोग 1 बाय 1 आएंगे पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सर 10 हुआ है, 11 हो गया। 10 हुआ है। हाँ साइलेंट। पहला क्या क्या? राइट टू स्पीच, फ्रीडम, राइट टू स्पीच लिख लिए। एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इक्वालिटी, रिलीजन, प्रोटेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, देखिए पहला क्या था? राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू चूज रिलीजन, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और एक राइट होगा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 6 आपके मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार नहीं, 11 मूल अधिकार है। 6 बेसिक राइट्स है जो कि आपके राइट्स कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज रिलीजन, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 आपके बेसिक है जो कि आपको जन्म लेते ही आपका इस पर लागू हो जाता है। ठीक है ना? 6 का नाम याद रखिएगा, बेसिक लिख लीजिए। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हो गया 3 हो गया ना। राइट टू एजुकेशन 4, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 5, और छठा है आपका स्पीच, राइट टू चूज रिलीजन। तो आपको जन्म से किस रिलीजन में जाना है आप चूज कर सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जन्म बर्थ से ही हमें हमारा रिलीजन डिफाइन कर दिया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप जन्म के बाद आपको जिस धर्म में जाना है, जिस रिलीजन में जाना आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल और बेसिक राइट्स हो गए। ठीक है, तो टोटल मिला के बेसिक को मिला के फंडामेंटल 11 हुए हैं। ठीक है ना? तो बेसिक 6 है, फंडामेंटल 11 है। अब सोचो
इमेजिन योर लाइफ। विदाउट राइट्स इमेजिन योर लाइफ। बिना राइट्स के आप इमेजिन कीजिए। तो बिना राइट्स के इमेजिन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं होता, किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता। जो बोलता डिक्टेटरशिप या राजा जो भी शासन करने वाला जो बोलता उसको हमें मानना पड़ता। जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे ना, जैसा वो रूल्स बनाते थे वैसा हमको फॉलो करना होता था, जो बोलते थे वैसा काम करना होता था। तो आपके बारे में देखिए, ये हर एक चैप्टर के बारे में डिफाइन किया है। देखिए चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा चीन में डेमोक्रेसी के बारे में, कि वो चीन कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। चीन कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, चैप्टर 1। क्यों नहीं था? क्योंकि चीन पे किसका राज चलता था, पोलैंड का। किसका राज था? पोलैंड का। जैसे इंडिया में ब्रिटिश का राज था, तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं ना था, एक तरह से गुलाम था ना। जो वो बोला उसी को हमें मानना है या फॉलो करना है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि चीन कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो कैसे नहीं था? बिकॉज पोलैंड रूल्ड ओवर। उस पर किसका राज था? पोलैंड का। चैप्टर 2 जैसे KGF चैप्टर 2 के जाकर इसी में लिखा चैप्टर 2 एक कम्प्रीहेंसिव डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं, कहते हैं, और डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, उसे हमने डीप में पढ़ा था। तो डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? ऐसा गवर्नमेंट या ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार हो, लोगों को राइट्स मिले। तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा किस पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है ना। चौथे चैप्टर हमने क्या पढ़ा, राइट्स के बारे में, एडल्ट सिटीजन राइट्स के बारे में। तो एडल्ट सिटीजन राइट्स एक ही है, कौन सा है? राइट टू वोट। हर एक कंट्री में एडल्ट को राइट्स होता है वोट करने का। हमने पढ़ा था ना, सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे औरतों को राइट्स का, वोट देने का राइट्स नहीं था। 2015 तक ये वोट जरूर ऐड करना, 2015 तक, उसके बाद मिला राइट्स। चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा, इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे अभी किसान आंदोलन, किसानों को लग रहा है जो किसान बिल है वो उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ गलत हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ चैप्टर 5 में हम लोग पढ़े हैं, इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो हर एक नागरिक के पास राइट है कि वो उसका विरोध कर सके, राइट टू अप्रोच, यानी कि उसके खिलाफ जा सकता है। अब हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि बिना राइट्स के हमारा लाइफ क्या होगा, लाइफ विदाउट राइट्स। सबसे पहला क्या पॉइंट में लिखेंगे, प्रिजन इन गांटेनेमो बे, प्रिजन इन गांटेनेमो बे। गांटेनेमो बे का लिख लीजिए मीनिंग, कि आप पे सीक्रेटली आपको कैदी बना दिया जाएगा पकड़ के, और आप उसके थ्रू ना कोई लीगल प्रोसीजर ले सकते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया था हमारे ऊपर, क्या था उसमें कि आपको बिना कोई लीगल प्रोसीजर को 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाएगा, ना आप अपना वकील ले सकते हैं ना कोर्ट जा सकते हैं। 2 साल तक आपको पहले सजा काटना है, उसके बाद कोई लीगल प्रोसीजर के लिए अपील करेंगे। तो प्रेजेंट में भी SC/ST एक्ट ही ऐसा है, अगर SC/ST एक्ट आप पे लागू होता है, लगा दिया जाता है, तो आपको 3 महीना जेल जाना होगा बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई लीगल प्रोसीजर के। तो उस समय यही है कि अगर राइट्स नहीं होता तो हम लोग क्या होते, प्रिजन इन गांटेनेमो बे। गांटेनेमो बे का मतलब होता है कि कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होगा, आपको जबरदस्ती पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया है प्रिजन इन गांटेनेमो बे का। अबाउट 600, कितना, अबाउट 600 कि लोगों को US आर्मी ने पूरे वर्ल्ड से शक के बिना पे क्या किया, कैद कर लिया गया, पकड़ लिया गया सीक्रेटली, किसी को पता नहीं चला, रातों रात उनको घर से गायब कर दिया गया। किसके द्वारा, US आर्मी के द्वारा। और जब उनसे पूछा गया, US से पूछा गया, US गवर्नमेंट से, उनके देश, जिसके देश के लोग गायब हो गए थे, कि आपने हमारे लोगों को क्यों कैद किया है, तो US गवर्नमेंट ने उनको सफाई दिया कि 11 सितंबर 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है, वो था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन किया था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एरोप्लेन ही टकरा दिया था सीधा। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ जो हमला हुआ है 11 सितंबर 2001 में,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमें शक है कि यही 600 लोग मिलकर प्लान बनाए थे, इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार किया सीक्रेटली और इन्हें पकड़ के क्यूबा एक कंट्री का नाम है जो अमेरिका के नीचे है, आइलैंड टाइप का छोटा सा, वहाँ पे उनका अमेरिका का क्या नेवी बेस है, वहीं पे इन्होंने इनको जेल में बंद करके रखा था। तो इनके पास राइट्स थे, इन कंट्री में राइट्स था, डेमोक्रेटिक राइट्स था, तो इन्होंने क्या किया, यूएन का दरवाजा खटखटाया, किसका, यूनाइटेड नेशन का, जहाँ पे यूएन कोर्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट होता है। और उन्होंने पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा अमेरिका से, यूएन के थ्रू पूछा कि हमारे लोगों को क्यों पकड़ा अमेरिका ने 600 लोगों को। तो अमेरिका ने यूएन को साफ बोला, मुझे शक है कि यही आतंकवादी है 600, इन्होंने ही प्लान बनाया किस पे, हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करने का, और हमला किया इन्होंने ही किया, इसी में से कोई एक, और इसीलिए हम इसे पकड़ के क्या करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, पूछेंगे, टॉर्चर करेंगे, कैसे कैसे किया। इट इज अ टेररिस्ट, ऑल आर टेररिस्ट, ये सब क्या है, आतंकवादी है, मुझे हमें शक है, ठीक है ना। उसी केस में बोला गया है कि एक अनास के फादर, जिनका नाम क्या था, जामिल इल बाना, क्या नाम था उसके फादर का, जामिल इल बाना, और जामिल इल बाना उस 600 कैदियों में से एक थे, क्या थे, 600 कैदियों में से एक का नाम था, जो किसके फादर थे, अनास फादर थे, ठीक है। और यूएस आर्मी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली वे में यूएन को भी शांत करा दिया गया और बोला कि ऐसा कोई राइट्स नहीं है टेररिस्ट के लिए, टेररिस्ट के लिए ऐसा कोई राइट्स नहीं, इंसानों के लिए राइट्स है, टेररिस्ट के लिए कोई राइट नहीं है। तो इसे कोई लीगल प्रोसीजर नहीं मिलेगा हमारे देश में, ये हम इसको वकील नहीं देंगे, ये कोर्ट नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे, इसे टॉर्चर करेंगे, जैसे मन करेगा जहाँ मन करेगा वहाँ रखेंगे और इससे सच्चाई उगलवाएंगे, क्या करेंगे, जो भी बातें आतंकवादी की उगलवाएंगे। तो ऐसा ना हो, 2001 के बाद ऐसा ना हो कि कोई कंट्री आतंकवादी के शक के बिना पे लोगों को कहीं से भी पकड़ के ले आए। इसीलिए वहाँ पे बना, क्या बना, एमिनिटी इंटरनेशनल, क्या बना, एमिनिटी इंटरनेशनल। ये क्या है, एक तरह का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या होता है, हर एक देश में जाना, घूमना, डाटा कलेक्ट करना, किसका, हर एक देश के जेल से कैदियों का कैसा रहन सहन है, कैसे कैदियों को रखा जाता है। इनका मानना है कि कैदी भी क्या है, इंसान है, जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो भी इंसान है और उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो उनको उनके साथ भी ह्यूमन की तरह बिहेव करना चाहिए, जानवरों की तरह बिहेव नहीं करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर एक देश जाते हैं, वहाँ के जेल में मिलते हैं, कैदियों से बात करते हैं, उनके कंडीशन के बारे में जानते हैं, पूछते हैं कि आपको सही से खाना मिल रहा है ना, आपको कोई मार नहीं ना रहा है जेल में, आपको हर तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, पंखा मिल रहा है ना, एसी लगा हुआ है ना, ये पूछते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये डाटा कलेक्ट करते हैं और हर एक साल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कौन से देश में कितना खराब कंडीशन है कैदियों का। तो 2001 में जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि यूएस गवर्नमेंट सबसे खराब गवर्नमेंट है कैदियों के मामले, क्योंकि कैदियों को सबसे खराब तरीके से रखा जाता था। इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा यूएस गवर्नमेंट वायलेटेड द ह्यूमन राइट्स लॉ, कौन से राइट्स को वायलेट कर रहा, मान नहीं रहा, ह्यूमन राइट्स, यानी कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जबरदस्ती उनसे बात निकलवाया जा रहा है, मनवाया जा रहा है, जबरदस्ती खाना नहीं दिया जा रहा खाने के लिए। तो ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया, क्या यूएस गवर्नमेंट और यूएस आर्मी ह्यूमन राइट्स लॉ को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उसके बाद लिखा है दे आर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर ऑफ वार मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटी। और उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था, इंटरनेशनल वॉर ट्रीटी, इंटरनेशनल वॉर ट्रीटी। इस ट्रीटी में ये बोला गया है कि कोई भी वार सैनिक को, वार सोल्जर का कोई देश पकड़ता है, मान लो ए और बी कोई कंट्री है, ए और बी कंट्री है, आपस में लोग लड़ रहे हैं युद्ध, ए का कुछ सेना इधर पकड़ा गया, कुछ सेना बी का इधर पकड़ा गया, तो आप इसमें ट्रीटी में यही लिखा गया है अगर दो देश आपस में लड़ते हैं और दोनों के सेना इधर या इधर पकड़े जाते हैं तो आप उसको एक नॉर्मल कैदी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसमें कैसे ट्रीटमेंट लगाना, आपको वार प्रिजनर की तरह आपको ट्रीट करना है, यानी कि
सम्मान देकर उनको जेल में रखना है, उनको मौका मिले, क्योंकि वो क्या टेररिस्ट नहीं है, वो क्या सैनिक है, किसी देश का सैनिक है। तो उन्हें बार प्रिजनर का ट्रीटमेंट किया जाए। बार ट्रीटमेंट को क्या होता है, बोलने का हक मिलता है, उसे अपना लॉर्ड चूज करने का हक मिलता है, वो लीगल प्रोसीजर कर सकता है। तो अभी यूएन में भारत का कोई चला नहीं, कौन जा सकता, जो पाकिस्तान में पकड़ा गया उसका केस चल रहा है यूएन में, इंडियन गवर्नमेंट वकील हायर कर रखी है यूएन में, और उसका केस में जजमेंट होता है। पाकिस्तान बोलता है ये जासूसी करते हुए पकड़ा है, हमारे देश में इंडियन एजेंट जासूसी करते हुए पकड़ा है, तो उसको क्या माना जाता है, एज अ बार सोल्जर माना गया, बार प्रिजनर माना गया। तो बार प्रिजनर को राइट्स होता है कि वो अपना वकील अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स के थ्रू आप अपना वकील रख सकते हैं, चाहे आप क्रिमिनल हो, चोर हो, डकैत हो, सबको मतलब आपका एक ह्यूमन मानव अधिकार है। आप कोर्ट में जाके बोल दीजिएगा कि पुलिस वाला हमको मारा है, पुलिस वाला पकड़ेगा, हाँ सही बात है, क्योंकि चोर, डकैत, गुंडा, क्रिमिनल सबका ह्यूमन राइट्स होता है और इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं, ठीक है। यूएन लास्टली क्या हुआ, ये यूएन ने इंक्वायरी की और कि जब ह्यूमन राइट्स वाले ने रिपोर्ट पब्लिश किया और बोला कि अमेरिका में क्या हो रहा, वायलेट हो रहा है, वो मान नहीं रहा ह्यूमन राइट्स, वहाँ पे कंडीशन बहुत खराब है। तो यूएन ने एक इंक्वायरी कराई, यूएन ने इंक्वायरी कराई और जांच कराया, और जांच में ह्यूमन राइट्स का रिपोर्ट गलत साबित हुआ और यूएन सेक्रेटरी जो सचिव थे यूएन के, उन्होंने इस फाइल को क्लोज कर दिया और अमेरिका को बोला जैसे ट्रीट करना आप कीजिए, आप सही हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं यूएन में बस 5 देश का पावर होता है, वीटो पावर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, और रूल कौन करता है यूएन पे, 3 देश, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये तीनों एक साथ, और जो वो चाहते हैं वही यूएन करता है, ठीक है ना।